हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेड सॉल्व पेपर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, उसमें कोई गैप मत करिएगा। नोटिफिकेशन में भले देरी हो, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में ज़रा सा भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि जो टाइम है बहुत बहुमूल्य है ना। और कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। आप सब लोग को मालूम है कि सीट सोशल साइंस की बहुत कम रहती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो कॉम्पिटिटर हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अनुपात में अगर सीट देखा जाए तो कम रहती है। और ख़ास तौर से जो सोशल साइंस की सीट है वो उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, और उसमें मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाती है। इसलिए कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है ना। आप लास्ट टाइम तक स्ट्रगल करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट अपनी बनाइए। यानी 125 क्वेश्चन में कम से कम 115 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है। तो इसलिए 115 के बाद ही आप समझिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है, और उससे कम अगर सही है तो बहुत मुश्किल कहा जा सकता तो है ना। तो आप सब लोग इसमें लगे रहिए। और मैं वीडियो भेजने में थोड़ा सा गैप कर दिया, मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। अपने बिज़ी टाइम से थोड़ा टाइम निकाल करके आप लोग के लिए मैं टाइम देता हूँ। और वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसकी जो टेक्निक होती है, रिकॉर्डिंग, फिर इसको पोस्ट करना, है ना, ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ होती है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग अपनी लगातार तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलते हैं अब टीईटी के सिलेबस की तरफ। जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कानून और दंड का सिद्धांत, है ना। कानून तथा दंड के सिद्धांत जो कि टीईटी सिलेबस में है, तो इसको भी कवर करना है। आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर भी करें, है ना। शुरू करते हैं। कानून, लॉ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कानून का अर्थ क्या होता है। जो इसकी इंग्लिश है कानून की, उसको इंग्लिश में लॉ कहते हैं। और जो लॉ शब्द है वो जर्मन की क्यूटॉनिक लैक से हुई है, और ये लैक की मीनिंग होती है सदा स्थिर या अस्थाई और निश्चित या सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहना तो होता है। यानी कि जो सदा स्थिर हो, अस्थाई हो, निश्चित हो, सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहे, तो उसे हम लॉ कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इसकी मीनिंग देखेंगे अलग से। तो कानूनविदों ने इसकी मीनिंग अलग अलग बताई है, इसकी अलग परिभाषा बताई है। तो आइए देखते हैं कि लॉ होता क्या है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो उनके इस गुण को नियम या कानून कहा जाता है, ठीक है। तो नियम या कानून कहा जाता है। नियम दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव, दूसरा निर्देशात्मक या प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक। तो नियम दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और निर्देशात्मक। तो जो वर्णनात्मक नियम होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, जैसे को तैसे हम उसी को मान लेते हैं कि जैसा वो है वो उसी प्रकार रहेगा, उसमें हम कोई हस्तक्षेप या कोई इसमें अपनी राय नहीं दे सकते। वर्णनात्मक नियम भौतिक जगत और उसके कार्यकलाप पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। हम उनका पता लगा सकते हैं, परंतु ना तो हम उससे बच सकते हैं ना उन्हें बदल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ना हम उसे बदल सकते हैं और ना हम उसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम होते हैं। और जो दूसरा नियम है उसको हम निर्देशात्मक या प्रिस्क्रिप्टिव लॉ कहते हैं। तो निर्देशात्मक क्या होता है? निर्देशात्मक नियम मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं,
ये ध्यान देने की बात है। ये मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं और जिनका पालन वह अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से वह उसका उल्लंघन भी कर सकता है। अतः इन्हें लागू करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वह बल प्रयोग करके या उसका डर दिखाकर उसका पालन करा सके। ठीक है, यानी जो निर्देशात्मक नियम होता है वही मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं। अगर उसको लागू कराना हो या उसका उल्लंघन कोई करता हो तो उसके लिए दंड दिया जा सकता है। चूँकि इन नियम का निर्माण सचेतन मनुष्य करते हैं, इसलिए इन्हें उचित या अनुचित की कसौटी पर परखा जाता है। यानी कि जो नियम है, जो कानून है, उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है। तो आप इसको देखते जाइए। यही कारण है कि इन नियमों में समाज के मूल्यों, मान्यताओं और प्रगति के स्तर की झलक मिलती है। राज्य अपने सदस्यों के लिए जो निर्देशात्मक नियम बनाता है उन्हें हम विधि या कानून कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि राज्य अपने सदस्यों के लिए जो निर्देशात्मक नियम बनाता है उन्हें हम विधि या कानून कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वर्णनात्मक जो लॉ होता है, वर्णनात्मक कानून, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसा है वो उसी तरीके से हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा वर्णनात्मक कानून को। लेकिन जो निर्देशात्मक नियम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य है वो निर्देशात्मक नियम बनाता है और उन्हें हम विधि या कानून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कानून का पालन राज्य के सारे नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। ये भी स्पेशल बात है कि जो लॉ राज्य बनाता है वो सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। चूँकि राज्य की शक्ति सारे संगठनों से बढ़कर होती है, यानी सभी संगठनों में सबसे ऊपर होती है, इसलिए राज्य का जो कानून है अन्य सब निर्देशात्मक नियमों के ऊपर होता है। अनेक विचारकों ने कानून की जो परिभाषाएं दी हैं उसमें मुख्यतः इस विचार को व्यक्त किया गया है, जैसे वुड्रो विल्सन ने। ठीक, तो वुड्रो विल्सन ने कानून के बारे में क्या बताया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कानून प्रचलित विचार और व्यवहार का वह अंश है जिसे एक समान नियमों के रूप में स्पष्ट और औपचारिक मान्यता दी गई हो और इन नियमों को शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन प्राप्त हो। तो वुड्रो विल्सन की परिभाषा है। और J.W. साल्मन के शब्दों में, कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रवर्तन के दौरान लागू करता है। ठीक है, और रास्को पाउंड ने लॉ को बताया है कि कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें सार्वजनिक और नियमित न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स मान्यता देते हैं और न्याय के प्रवर्तन के दौरान लागू करते हैं। तो ये डिफिनीशन आप पढ़ डालिएगा, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है। और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं लॉ का, कि प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध विचारक प्लेटो दार्शनिकों के शासन का समर्थन किया है। प्लेटो ने व्यवहारिक समाधान के रूप में कानून के शासन की पैरवी की, यानी प्लेटो ने भी कानून के शासन की पैरवी की, यानी रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। प्लेटो ने ही शुरू से ही इसको कहा है। अरस्तु ने तो शुरू से ही कानून को विवेक की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति माना है। अरस्तु ने कानून को विवेक की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति माना है। अरस्तु ने कानून के शासन का समर्थन किया। प्राचीन और मध्य युग में कानून को प्रायः ईश्वर विधान के रूप में स्वीकार किया जाता था। ठीक है, प्राचीन और मध्य युग में कानून को ईश्वरीय माना जाता था और कानून के अलौकिक स्वरूप को आधुनिक युग के आरंभ में ही मान्यता प्राप्त हुई। ये भी ध्यान देने की बात है। थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में
सबसे पहले घोषित किया कि कानून साधारणतः कोई परामर्श नहीं होता बल्कि आदेश होता है। हाब्स ने कानून को एक आदेश माना है ना। कानून एक आदेश होता है। लगभग 2 शताब्दियों के बाद ऑस्टिन ने इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए लिखा कि कानून संप्रभुता संपन्न शक्ति का आदेश होता है। यानी ऑस्टिन ने भी संप्रभुता संपन्न का आदेश माना है कानून को। और ऑस्टिन ने कहा जिसके साथ ही अनुशासनियाँ यानी सैंक्शंस आवश्यक होते हैं, है ना। यानी सेक्शंस मतलब अनुशासनियाँ मतलब अर्थात कानून के साथ शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार या लाभ से वंचित रखा जाएगा, है ना। यानी ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता संपन्न का जो ये आदेश है वो तो मानना ही है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसको दंड भी दिया जाता है और उसे किसी विशेष पुरस्कार या लाभ से वंचित रखा जा सकता है। ये भी एक दंड का रूप है। एक और विचारक है जिसका नाम मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने भी कानून के बारे में बताया है कि बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है। बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है, यानी कानून का पालन करने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है। अगर जो नहीं करता उसको दंडित किया जा सकता है, क्योंकि कानून के बाह्य या सतही रूप पर ही ध्यान केंद्रित करता है ना। यानी कि ऐसा, यानी यहाँ हम देखें परंतु यह सारा दृष्टिकोण एकांगी है। यानी इसका एक तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है कि जो कानून है, अभी तक जो कानून की परिभाषा बताई गई उसमें जो दृष्टिकोण दिया गया वो एकांगी है, एक तरफा है, क्योंकि यह कानून के बाह्य या सतही रूप पर ही ध्यान केंद्रित करता है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता। आधुनिक समाज विज्ञान की दृष्टि से कानून का सार तत्व बल प्रयोग नहीं, यानी कि सिर्फ बल प्रयोग ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी प्रामाणिकता है। यानी आधुनिक समाज विज्ञान की दृष्टि से, यानी कि मॉडर्न जो युग है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, जिसे आधुनिक समाज विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कानून का सार तत्व बल प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी प्रामाणिकता या अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। नागरिक कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह सर्वमान्य प्रामाणिक नियमों का द्योतक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि लोग डर की वजह से या बल प्रयोग की वजह से नहीं कानून का पालन करते, बल्कि जो कानून होता है उसके सर्वमान्य प्रामाणिक नियमों को लोग जान करके उसका पालन करते हैं कि ये प्रामाणिक होता है, यानी अथराइज्ड होता है, इसलिए उसका पालन करते हैं, डर की वजह से नहीं करते। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसलिए तो जो बल प्रयोग है वो कानून का गौड़ तत्व है, यानी मेन तत्व नहीं है, मुख्य तत्व नहीं है, बल्कि गौड़ तत्व है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जो कानून होता है उसका जो मुख्य तत्व है वो प्रामाणिकता है, अथॉरिटी है। प्रामाणिकता का अर्थ क्या है? प्रामाणिकता या अथॉरिटी का अर्थ यह है कि नागरिक उस कानून को उचित, कल्याणकारी या सुविधाजनक मानकर अपने आप उसका पालन करने को तत्पर हों। प्रामाणिकता ही कानून को अस्थायी रूप देती है। संक्षेप में कानून की प्रामाणिकता 3 बातों पर निर्भर होती है। नंबर 1, वह समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए या नागरिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि प्रस्तुत कानून उपयोगी या सुविधाजनक है। ठीक है, यानी लोगों को इस बात पर भरोसा होना चाहिए या विश्वास होना चाहिए कि जो कानून है वो सबके लिए उपयोगी और सुविधाजनक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कानून में होना चाहिए कि वह नागरिकों की सहमति पर आधारित होना चाहिए।
है ना। तानाशाही नहीं होना चाहिए कि एक तरफा नहीं होना चाहिए कि राज्य जो बना दे उसको सभी को पालन करना है, बल्कि कानून ऐसा होना चाहिए कि लोग एग्री हों, सहमत हों, तो सहमति पर आधारित होना चाहिए। और तीसरा कानून का पक्ष होना चाहिए कि वह तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है। तो कानून का मुख्य लक्ष्य यह है कि इस संबंध मनुष्य अपनी इच्छा से उसका पालन करे, अपनी इच्छा से उसका पालन करे। तो विभिन्न राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए युद्ध अथवा शांति के समय जिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है ना। उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। चाहे वो युद्ध हो चाहे शांति हो, तो एक देश दूसरे देश के नियमों का पालन करते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन प्रामाणिकता के आधार पर होता है ना, बल प्रयोग के आधार पर नहीं होता। अभी इसकी हम आलोचना करेंगे आगे, ये आलोचना आएगी। इससे भी ये सिद्ध होता है कि कानून का सार तत्व क्या है? प्रामाणिकता है, बल प्रयोग नहीं। अब हम देखेंगे कानून के मूल स्रोत क्या हैं। औपचारिक रूप से कानून ऐसे नियम हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है और लागू किया जाता है। अतः ऊपर ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राज्य ही समस्त कानून का मूल स्रोत है, परंतु राज्य अपने आप या केवल अपनी इच्छा से कानून का सृजन नहीं करता। आर एम मैकाइवर जैसे बहुलवादी तो यह मानते हैं कि कानून राज्य की उत्पत्ति से भी पहले मौजूद था। राज्य केवल कानून की घोषणा करता है ना, केवल घोषणा करता है, उसकी उद्भावना नहीं करता, यानी उसको पैदा नहीं करता, बल्कि वो पहले से ही मौजूद है। ये किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। कानून मूलतः सामाजिक जीवन के विविध पक्षों से जन्म लेते हैं। राज्य उन्हें औपचारिक रूप से व्यक्त करता है, राज्य उन्हें औपचारिक रूप में व्यक्त करता है, मान्यता देता है और लागू करता है। ये बात ध्यान देने की है। राज्य के लिखित कानून अपने वर्तमान रूप में आने से पहले जिन जिन रूपों में विद्यमान होते हैं उन्हें हम कानून के मूल स्रोत कह सकते हैं। टी.ई. हॉलैंड ने, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन है? टी.ई. हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून के 6 स्रोतों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला है रीति रिवाज या कस्टम्स, दूसरा है धर्म या रिलीजन, तीसरा है वैज्ञानिक टीकाएं। तो रीति रिवाज आप समझ सकते हैं, परंपराएं हैं। धर्म भी समझते हैं, वो भी कानून का स्रोत है। वैज्ञानिक टीकाएं यानी जो कानूनविद हैं, तो उसकी जो टीकाएं हैं, वो जो कमेंट्री है, जो कमेंट से लिखते हैं, तो उसको वैज्ञानिक टीकाएं कहते हैं। और न्याय निर्णय यानी एडजुडिकेशन, यानी जो कोई न्यायालय है उसका जो निर्णय होता है किसी पॉइंट के तहत, वो भी लॉ का स्रोत होता है। और एक साम्य बोलते हैं उसको, इक्विटी। साम्य को एक बार देख लेते हैं, साम्य होता क्या है। साम्य भी लॉ के स्रोत हैं। साम्य भी एक तरह का न्यायाधीश निर्मित कानून है, परंतु जहाँ न्याय निर्णय का संबंध वर्तमान कानून की व्याख्या से है, तो साम्य उसमें कुछ नया जोड़ती है ना। यानी कि जो न्याय निर्णय होता है वो कानून की व्याख्या होती है न्याय निर्णय में, लेकिन जो साम्य होती है उसमें कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है, यानी न्याय निर्णय में कोई चीज़ नई जोड़ी जाती है, तो उसी को साम्य कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। जो आधुनिक युग में विशेषता या अनुबंध विधि के क्षेत्र में साम्य के सिद्धांत का व्यापक प्रयोग होता है। और इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर है, उस साम्य के सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो ये भी ध्यान देने की है। और जो छठा है विधि निर्माण, लेजिस्लेशन। ये जो 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट आपको मालूम है किसने बताया था?
टी.ई. हॉलैंड ने, ठीक है, टी.ई. हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बताया था कि कानून के 6 स्रोत होते हैं: रीति रिवाज, धर्म, वैज्ञानिक टीकाएँ, न्याय निर्णय, साम्य और विधि निर्माण। अब हम देखते हैं कानून की प्रकृति यानी उसकी विभिन्न व्याख्याएं। तो कानून की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो क्या होता है, उसको 4 पार्ट में हम बांट कर देखते हैं। पहला है प्राकृतिक कानून संप्रदाय, दूसरा है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, तीसरा है ऐतिहासिक न्यायशास्त्र और चौथा समाजशास्त्री न्यायशास्त्र। तो जो कानून है उसके 4 नेचर हैं: नेचुरली यानी प्राकृतिक, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक समाजशास्त्री। तो हम इसको प्राकृतिक कानून संप्रदाय के तहत बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला तो पहले हम इसको प्राकृतिक मानकर चलें। प्राकृतिक कानून संप्रदाय ये क्या कहता है कि प्राकृतिक कानून सद्व्यवहार के उन नियमों का समुच्चय है जो किसी कानून की किताब में दर्ज नहीं होते, है ना, किसी विधानमंडल के द्वारा अधिनियमित नहीं होते, बल्कि सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना। यानी ऐसे नियम वो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते। मनुष्य अपनी तर्क, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान देकर इसका पता लगा सकते हैं, और यही नियम मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों का आधार माने जाते हैं। ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार प्राकृतिक कानून ही सभी सकारात्मक कानून का उपयुक्त आधार है। प्राकृतिक कानून की संकल्पना के आरंभिक संकेत प्राचीन यूनान के सोफिस्टों, स्टोइक दार्शनिकों, प्लेटो और अरस्तू के चिंतन में मिलते हैं। रोमन न्यायशास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक कानून को राज्य के दीवानी कानून, है ना, सिविल लॉ का मानदंड माना जाता था। मध्य युग में सेंट थॉमस एक्विनास ने कई तरह के कानून की चर्चा करते हुए यह तर्क दिया कि प्राकृतिक कानून उन सिद्धांतों के रूप में व्यक्त होते हैं जिन्हें विवेकशील प्राणी स्वभाव से मानते हैं और उनका पालन करते हैं। ये किसने कहा? थॉमस एक्विनास ने। और आधुनिक युग में जो डच न्यायविद तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो जनक माने जाते हैं, ह्यूगो ग्रोशस अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक माने जाते हैं। इन्होंने यह भी तर्क दिया, ग्रोशस ने, कि प्राकृतिक कानून का स्रोत मनुष्य की विवेकशील प्रकृति है या ऐसे निर्विकार नियमों का समुच्चय है जो धार्मिक आदेशों पर आश्रित नहीं है। इसकी प्रामाणिकता देश काल की सीमाओं से परे है, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकारों के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दशा में जिस सूझबूझ से काम लेते हैं वह प्राकृतिक कानून है ना। ध्यान देने की बात है। टॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक दशा का अंधकारमय विवरण देते हुए लिखा है कि इस दशा में प्राकृतिक कानून मनुष्य को आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है। तो हॉब्स ने प्राकृतिक दशा के बारे में बताया है कि जो प्राकृतिक कानून है वो मनुष्य को आत्मरक्षा के नियमों का ज्ञान कराता है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य का ध्येय शांति स्थापित करना है, मनुष्य मिलजुल कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहें, मनुष्य अपनी आपसी समझौतों का पालन करें, मनुष्य अपना उपकार करने वालों का उपकार करे और उसके प्रति कृतज्ञ हों। यही नियम उन्हें राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। ये हॉब्स के ने प्राकृतिक कानून बताया है। और लॉक ने कहा है, लॉक ने क्या कहा कि प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं, अतः वे प्राकृतिक दशा में भी मनुष्य को शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की प्रेरणा देते हैं। तो ये प्राकृतिक कानून है। ठीक।
18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट ने इसे विवेकशील प्रकृति के मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी। समकालीन विश्व में प्राकृतिक कानून को मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो एक लॉ का जो नेचर है प्राकृतिक बताया गया, और दूसरा नेचर आ रहा है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, है ना, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी ध्यान दीजिए कि कानून की प्रकृति के बारे में विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र या कानूनी प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के एंग्लो अमेरिकी कानून परंपरा से हुई है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष या सकारात्मक कानून ही यथार्थ कानून है। ये ध्यान देने की बात है। तो प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जो है इसको बोरिंग सब्जेक्ट मत मानिएगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, कानून और दंड के सिद्धांत। तो कानून चूँकि टेक्निकल होता है, ये कॉन्सेप्ट है, अवधारणात्मक टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं एक ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, है ना। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके शब्दों में ये कहा जा रहा है, तो आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके जो फैक्ट हैं, जो टर्म हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आ सकते हैं, फैक्चुअल भी आ सकते हैं। इसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करें, यही अपेक्षा की जा सकती है। और जो भी बताया जाता है उसको आप पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष कानून उन नियमों का समुच्चय है जो किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त करते हों, जिनका पालन उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य हों और जिनका उल्लंघन करने वाले को प्रभावशाली ढंग से दंड दिया जा सकता हो, है ना। कानूनी प्रत्यक्षवाद कानून के तकनीकी अर्थ को ही उसकी प्रकृति का आधार मानता है और उसके नैतिक, सामाजिक या ऐतिहासिक आधार का पता लगाने की कोशिश नहीं करता। उसके अनुसार जो नियम केवल प्रथाओं या प्रत्याशाओं पर आधारित हों, उन्हें कानून के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून लॉ को, यानी इंटरनेशनल लॉ को सही अर्थ में कानून नहीं माना जा सकता। इसके अनुसार प्राकृतिक कानून का सिद्धांत भी सर्वथा अवैज्ञानिक है, यानी विश्लेषणात्मक हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको कानून नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि यह कपोल कल्पना पर आधारित है। इसकी चर्चा तब की जाती है जब हम निरी नैतिकता और यथार्थ कानून में अंतर करना भूल जाते हैं। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश न्यायवेत्ता जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है ना। तो ऑस्टिन ने क्या कहा कानून के बारे में? ऑस्टिन ने कहा कि प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या निकाय का समादेश है, यानी कानून प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या निकाय का समादेश है जिसे किसी विशेष राजनीतिक समाज में प्रख्यापित किया जाता है, यानी कि प्रोमुलगेट किया जाता है, प्रोमुलगेट किया जाता है। ऑस्टिन ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानना युक्त नहीं है, क्योंकि इसे न तो कोई प्रभावशाली प्रख्यापित करता है, न कोई राजनीतिक उच्चाधिकारी इसका इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन करता है। बहुत इसे हम सकारात्मक नैतिकता की कोट में रख सकते हैं, जो कि सकारात्मक कानून से सर्वथा भिन्न है, ठीक है। इस परंपरा के प्रवर्ती विचारकों ने सकारात्मक कानून की प्रामाणिकता के आधार पर पुनर्विचार का प्रयत्न किया है।
तो हैंस कैल्सन ने अपनी एक पुस्तक, तो एक कैल्सन है, इनकी पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, ये याद रखिएगा, ये कैल्सन की बुक का नाम भी पूछ सकता है। उसके अनुसार यह तर्क दिया कि कानून की प्रामाणिकता दो युक्तियुक्त आधार हैं, यानी कानून की जो अथॉरिटी है उसके दो युक्ति आधार हैं। कौन कौन? नंबर 1, यह विधिवत प्रख्यापित होना चाहिए, यानी उसमें सारी बातें रखी गई हों, है ना, यानी कि उसमें डिटेल में बताया गया हो, विधिवत उसको उस प्रख्यापित हुआ होना चाहिए, प्रमोलगेट होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ बताया जाना चाहिए। और दूसरा है यह बुनियादी मानक बेसिक नॉर्म्स के अनुरूप होना चाहिए। तो बेसिक नॉर्म या बुनियादी मानक के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, यानी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो आदमी समझ सके, है ना। कैल्सन ने मानकों के ऐसे श्रेणी तंत्र की परिकल्पना है कि ही जिनका उल्लंघन होने पर दंड दिया जाना चाहिए। इस व्याख्या के अंतर्गत, यानी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तर के मानक अपनी प्रामाणिकता उच्च स्तर के मानकों से प्राप्त करते हैं, अतः इनमें जिन मानक का स्थान सर्वोपरि है उसे बुनियादी मानक मान सकते हैं। संपूर्ण कानूनी प्रणाली को उसके अनुरूप ढालना जरूरी है। इस तरह कैल्सन ने कानून के मानकीय चरित्र को मान्यता तो दी है, परंतु उसने नैतिकता और कानूनी प्रामाणिकता में अंतर भी किया है और नैतिक दायित्व मोरल ऑब्लिगेशन को कानूनी दायित्व से अलग रखा है। यही कारण है कि उसे कानूनी प्रत्यक्षवाद का समर्थक माना जाता है, ठीक है। तो कानूनी प्रत्यक्षवाद का समर्थक किसे माना जाता है? कैल्सन को माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कैल्सन ने कानून के मानकीय चरित्र को मान्यता तो दी है, परंतु उसने नैतिकता और कानूनी प्रामाणिकता में अंतर भी किया है। तो कैल्सन ने ये सारी चीज़ें बताई, इसीलिए कानूनी प्रत्यक्षवाद का समर्थक माना जाता है। इस संप्रदाय के दूसरे प्रमुख प्रतिनिधि H.A.L. हार्ट हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में ये तर्क दिया कि ऑस्टिन ने कानून की संकल्पना केवल बल प्रयोग मूलक आदेश के रूप में की है, यह प्रतिरूप अत्यंत संकीर्ण है, यानी आलोचना किया है ना। ये भी ध्यान देने की बात है कि हार्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में ऑस्टिन की आलोचना किया, इतना आप जानिए, ऑस्टिन की आलोचना किया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि H.A.L. हार्ट ने किसकी आलोचना किया है, इसकी बुक का नाम भी पूछ सकता है। तो H.L. हार्ट की बुक का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है और इसने ऑस्टिन के कानून की संकल्पना को आलोचना किया है। और उसमें क्या बताया है, आलोचना किस तरीके से किया है? हार्ट ने कहा है कि जो ऑस्टिन की परिभाषा है उसमें जो अत्यंत संकीर्ण है, क्योंकि यह केवल फौजदारी कानून के लिए उपयुक्त है। सच अगर कहा जाए तो कानून का सरोकार केवल आदेश जारी करने और दंड देने से नहीं है, बल्कि फौजदारी कानून बल प्रयोग मूलक आदेशों का समुच्चय अवश्य है, परंतु दीवानी कानून और प्रक्रिया को उसके तुल्य नहीं माना जा सकता, है ना, क्योंकि कुछ निजी प्रबंध जैसे कि अनुबंध विवाह, वसीयत जैसे विषय भी इसके विचार क्षेत्र में आ जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कानून भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कानून के अंतर्गत केवल अपराधियों को दंड ही नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ लोगों को कई तरह के हित लाभ भी वितरित किए जाते हैं। हार्ट के अनुसार कानून ऐसे नियमों का समुच्चय है
जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व निर्धारित किए जाते हैं और कानून के निर्माण तथा संशोधन की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की जाती है। हार्ट ने बुनियादी मानक के बारे में कैल्सन की संकल्पना का भी खंडन किया है। तो कैल्सन की संकल्पना का खंडन किसने किया? हार्ट ने किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता, क्योंकि यह भ्रांति पर आधारित है ना। कैल्सन की जो संकल्पना है वो क्या है? भ्रांति पर आधारित है। किसने कहा? हार्ट ने कहा। तो ये यहाँ बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, आप सब लोग इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। किसी नियम की प्रामाणिकता का आधार सामाजिक जीवन में ढूंढना चाहिए, है ना। तो हार्ट ने कैल्सन की आलोचना किया और उसने क्या कहा कि किसी नियम की प्रामाणिकता का आधार सामाजिक जीवन में ढूंढना चाहिए। कानूनी प्रणाली यानी लीगल सिस्टम के भीतर विभिन्न मानकों की तथाकथित श्रेणी तंत्र की तलाश निरर्थक है ना। उदाहरण के लिए हो सकता है कोई कृत्य इंग्लैंड के कानून के अंतर्गत विधि सम्मत हो, परंतु फ्रांस के कानून के अंतर्गत ऐसा ना हो, है ना। सच्ची बात यह है कि कानूनी प्रामाणिकता की जड़ें सामाजिक प्रणाली के भीतर पाई जाती हैं, स्वयं कानूनी प्रणाली के भीतर नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो कानूनी प्रामाणिकता की जो जड़ें हैं वो सामाजिक प्रणाली के भीतर पाई जाती हैं, यानी कि सामाजिक प्रणाली इम्पोर्टेंट है, उसके भीतर पाई जाती हैं, उससे जो है कानूनी प्रामाणिकता ली जाती है। तो एक और विचारक हैं रोनाल्ड ड्वार्किन। तो ड्वार्किन ने हार्ट की संकल्पना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया, यानी ड्वार्किन ने भी हार्ट की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया। यानी जो विचारक हैं आते हैं वो एक दूसरे की संकल्पना को ही अस्वीकार कर देते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, कौन किसकी संकल्पना को अस्वीकार किया, क्यों अस्वीकार किया, ये भी जान लीजिए। तो ड्वार्किन ने क्या कहा? ड्वार्किन ने हार्ट की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया कि वह कानून को केवल नियमों की संरचना के रूप में देखता है, यानी हार्ट जो है सिर्फ नियमों की संरचना के हिसाब से कानून को देखता है। किसने कहा? ड्वार्किन ने। जबकि कानून की वास्तविक प्रकृति का निर्णय करने के लिए कानूनी प्रणाली के अंतर्गत सिद्धांत तत्वों की भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है ना। यानी कि सिद्धांत तत्वों की बात करने वाला ड्वार्किन है, और अपनी पुस्तक जो है ड्वार्किन की पुस्तक है कि टेकिंग राइट्स सीरियसली यानी अधिकारों पर विचार और विश्लेषण के अंतर्गत यह तर्क दिया कि हार्ट का प्रतिरूप कानूनी प्रणाली के समस्त पक्षों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। जब किसी मामले में प्रस्तुत नियमों का प्रयोग करने पर हमारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब यह प्रतिरूप विशेष कठिनाई पैदा करता है। ऐसे टेढ़े मामलों में न्यायाधीशों को अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए कुछ सिद्धांत तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। ये सिद्धांत तत्व कानून के बाहर की वस्तु नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश इनका प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे वे कानून के ही अंग हों, है ना। प्रत्यक्षवादी तो कानून को केवल नियमों के समुच्चय के रूप में देखते हैं। वे ऐसी विलक्षण स्थिति की कोई व्याख्या नहीं दे पाते जिसमें कानून को समझने के लिए सिद्धांत तत्वों का सहारा लिया जाता है। तो ड्वार्किन ने तर्क दिया है कि नियम तो स्थिर होते हैं और उसके प्रयोग की विधि में भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती, परंतु कानून से जुड़े हुए सिद्धांत तत्व नियत निश्चित नहीं है, अतः भिन्न भिन्न सिद्धांत तत्वों में टकराव भी पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक न्यायशास्त्र। अब इसमें इतिहास के हिसाब से देखेंगे कि जो कानून का जो नेचर है वो कैसा है। ऐतिहासिक
या कुछ और है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक न्यायशास्त्र या कानूनी विकासवाद। इसके अनुसार कानूनी विचारों और संस्थाओं का सार तत्व उसके ऐतिहासिक स्रोतों में ढूंढना चाहिए। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि कानून का विकास उन सामाजिक शक्तियों की देन है जो अतीत में सक्रिय रही हैं। इस दृष्टिकोण के मुख्य उन्नायक दो हैं, एक हैं फ्रेडरिक कार्ल सेवाइनी और दूसरे हैं सर हेनरी मैन, है ना। तो सेवाइनी के अनुसार कानून किसी जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति है। ये चीज ध्यान देने की है। सेवाइनी ने क्या कहा? सेवाइनी के अनुसार कानून किसी जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति है। इसमें किसी जाति एवं संस्कृति की विशेषताओं की झलक मिलती है, अतः लोगों के रीति रिवाज ही कानून का बुनियादी रूप है ना। यानी रीति रिवाज ही कानून का बुनियादी रूप है। तो रीति रिवाज की महत्ता को बताता है सेवाइनी। ध्यान देने की बात है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया तो लोक चेतना को अधिनियमों में डालने का प्रयास मात्र है। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एशियंट लॉ इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉरल आइडियल्स, तो एशियन लॉ किसने लिखा? हेनरी मैन ने। तो इसमें क्या कहा कि समाज के आरंभिक इतिहास और नैतिक आदर्शों के साथ इसका संबंध, एक चीज ध्यान देने की है कि हेनरी मैन ने कहा कि समाज के आरंभिक इतिहास और नैतिक आदर्शों के साथ इसका संबंध, यानी सेवाइनी के दृष्टिकोण का खंडन करते हुए दिखाने का प्रयत्न किया है कि कानून और कानूनी विचारों का विकास विश्वजनीन चेतना की अभिव्यक्ति है ना। विश्वजनीन चेतना की अभिव्यक्ति, किसी विशेष जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं। भिन्न भिन्न समाजों में कानूनी संस्थाओं के विकास का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुबंध की ओर अग्रसर होते हैं। तुलनात्मक मैंने क्या कहा? मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुबंध की ओर अग्रसर होते हैं। इसका अर्थ यह था कि आरंभिक समाजों में व्यक्ति अपने स्वजन समूह के सदस्य के रूप में बने बनाए संबंधों से बंधा होता है, परंतु उन्नत समाज में वह अपनी स्वतंत्र सहमति से अन्य व्यक्तियों के साथ मनचाहे संबंध स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्री। तो समाजशास्त्री या समाज वैज्ञानिक न्यायशास्त्र के प्रमुख उन्नायक लुडविन गुम्पलोविच, लियो डुगवी, ह्यूगो क्रैब, रास्को पाउंड और हेरल्ड लास्की। ठीक है, तो इतने विचारक हैं समाजशास्त्री, समाज वैज्ञानिक न्यायशास्त्र से। तो इनका क्या कहना है कि विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र की मान्यताओं के विपरीत इस संप्रदाय का विश्वास है कि राज्य की इच्छा को कानून का सही स्रोत नहीं माना जा सकता। राज्य तो केवल उन नियमों को कानूनी मान्यता प्रदान करने का उपकरण मात्र है जो सामाजिक हितों की देखरेख के लिए समाज में पहले से प्रचलित होते हैं। अतः कानून न केवल राज्य का पूर्ववर्ती है बल्कि वह उससे उच्चतर सुपीरियर भी है। कुछ भी हो, समाज में कानून का महत्व अद्वितीय है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं के समाधान का साधन है और सामाजिक प्रगति का प्रेरक तत्व है। रास्का पाउंड का विचार है कि किसी भी कानून का मूल्यांकन निर्दिष्ट सामाजिक उद्देश्य के संदर्भ में करना चाहिए। सामाजिक प्रगति के लिए यह जरूरी है कि जैसे जैसे सामाजिक चेतना में परिवर्तन हो, उसके अनुरूप कानून की व्याख्या भी बदल देनी चाहिए।
या स्वयं कानून को ही बदल देना चाहिए। पाउंड के विचार से कानून का उपयुक्त कार्य सामाजिक इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने कानून के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा दंड का सिद्धांत। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर ब्रेक करता हूँ। तो जो फ्रेंड्स नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद करता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक कानून का जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, थोड़ा और लेंदी भी हो सकता है, लेकिन चूँकि सिलेबस में है इसे पढ़ना ही पड़ेगा और इसको ब्लैक बोर्ड पे और अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है और स्क्रीन पर उतने अच्छे ढंग से बताने में टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अपने से भी कोशिश करिए और मैं इसका प्रैक्टिस सेट ज़रूर आपको बहुत जल्दी दूंगा। तो अभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस सॉल्व पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो अगर कोई कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।